So, starting with the first part, Indian Constitution provisions and basic structure. So, पहला चीज था इसमें rights and duty, ठीक है, balance of rights and duty. तो अभी recently Union Minister advocated that there is a need to find a balance between fundamental rights and duty. तो ये एक बहुत पुराना डिबेट है. कई कंट्रीज में हम देखते हैं कि those countries have given equivalent importance to both fundamental rights and fundamental duties. तो कोई कंट्री का एग्जांपल बता सकता है क्या जिसमें ऐसा कुछ है जहाँ पे दोनों चीजें बैलेंस हो? कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है आपको नजर में जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स को इक्वल बैलेंस पे रखा जाता है? ठीक है. सो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है. ऑल्दो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंस देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का है, बट स्टिल वी हैव इनकॉर्पोरेटेड देम. ऑल्दो ये फीचर जो है ये सोशलिस्ट कंट्रीज का होता है कि वहां पे हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी रहती हैं, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया एंड जापान हम कह सकते हैं जिसमें जापान का थोड़ा और इम्पोर्टेंस है ड्यूटीज. ठीक है. सो अगर हम देखें व्हाट आर राइट्स, तो दीज आर क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. लाइक उसमें हम इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स देख सकते हैं. रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू लीगल, सोशल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड एंटाइटलमेंट. ठीक है. सो ये तो हो गया राइट्स की बात. ठीक है. सिमिलरली एक पर्सन के ऊपर ड्यूटीज भी होती हैं टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन एंड ह्यूमैनिटी. ठीक है. सो हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें भी ये चीज के बारे में मिलता है. ठीक है. सो Rita, which is a natural order. So Vedas basically give the principle of dharma, duty and karma action. ये चीज है वेदास में ही बोली गई कि आपकी ड्यूटी ही आपका राइट है. योर ड्यूटी इज योर राइट. ठीक है. उसका संस्कृत ट्रांसलेशन क्या था वो मेरे को नहीं याद आ रहा, बट वेदास में और भगवत गीता में ये चीज जिक्र मिलता है हमको. सो बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम लोग राइट्स और ड्यूटीज को एक साथ लें तो पहला तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है. इन द सेंस अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे फ्रीडम, मीडिया के पास अगर राइट टू स्पीच है तो एट द सेम टाइम उनके पास ये ड्यूटी भी है कि वो दूसरे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर है. देन इम्यूनाइज करते हैं लिबर्टीज को. अगर आप अपनी लिबर्टी तभी एंजॉय कर सकते हो जब तक कोई दूसरा आपकी लिबर्टी को रिस्पेक्ट कर रहा है. मतलब उसकी भी एक ड्यूटी है कि आपकी लिबर्टी को रिस्पेक्ट करे. ठीक है. तब तक ही आप वो एक तरीके से इम्यूनाइज करेगा. नेक्स्ट, इंश्योर पीस एंड हार्मनी. अगर आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हो अलॉन्ग विद द राइट्स तो सोसाइटी एट लार्ज पीस पे रहेगी. इट विल हेल्प स्टेट इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी. ठीक है. जहां पे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टैक्स पे करना शुड बी अ ड्यूटी. अगर आप वो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हो तो यू आर इन टर्न हेल्पिंग द स्टेट. ठीक है. वो फिर बाकी जो फंक्शंस हैं जो कि स्टेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक एजुकेशनल या न्यूट्रिशनल नीड फुलफिल करनी है, तो वो सब कर पाएगा. नेक्स्ट, अवॉइड नैरो इगोइज्म. सो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप अपने बारे में सोचो, बिकॉज राइट्स का कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के बारे में है. ठीक है, लेना देना. लेकिन अगर आप ड्यूटी सोचते हो तो ड्यूटी एट लार्ज हो जाती है, यूनिट टुवर्ड्स सोसाइटी एंड स्टेट टुवर्ड्स. ठीक है. तो उस तरह से ये जो नैरो आइडिया है या नैरो इगोइज्म है वो खत्म होगा. एंड लास्टली, एफआर कैन नॉट बी एक्सरसाइज विदाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. लाइक आर्टिकल 26 की बात करें, ये 26 नहीं है, ये आई थिंक 21A की बात हो रही है. राइट टू एजुकेशन फॉर एवरी सिटीजन है. सिमिलरली 51 के अंदर जो सब क्लॉज ए है, के है, वो ये कहता है कि एवरी पेरेंट एंड गार्जियन शेल प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स. ठीक है. सो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कि दोनों को साथ में परसीव किया जा सकता है, लेकिन देयर इज अनदर साइड टू इट कि हम अगर दोनों को साथ में परसीव करते हैं तो इश्यूज क्या रहेंगे. पहला, डिफरेंस इन नेचर है. तो राइट्स जो है वो क्लेम है स्टेट के ऊपर. ठीक है. एंड ये जो ड्यूटीज हैं ये तभी आप फॉलो कर सकते हो जब कोई पर्सन केपेबल होगा. ठीक है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फिजिकली वीक पर्सन टू पे टैक्सेस. ठीक है. उसकी उतनी क्षमता ही नहीं तो वो पे नहीं कर सकता. ठीक है. तो उस सेंस में डिफरेंस है नेचर में. दूसरा, राइट्स आर प्रीकर्सर टू ड्यूटी. तो पहले राइट्स आने चाहिए फिर ड्यूटीज आएगी. ठीक है. क्या आप पहले एटलीस्ट बेसिक सुविधाएं दो कि अगर वो राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, डिग्निटी मिल रही है, तब जाके हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप वो ड्यूटी फॉलो करें. ठीक है. सो राइट्स कम फर्स्ट एंड ड्यूटी कम लेटर. नेक्स्ट, डिफरेंस है लीगल स्टेटस का. तो ये पता ही है, सबसे बेसिक पॉइंट है कि एनफोर्सेबल क्या है. तो एनफोर्सेबल अभी फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल ड्यूटीज एज सच मतलब
ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है, बट उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी देखोगे तो वो कुछ लीगल प्रोविजन से बैक किया गया है, वो चीज अलग हो जाती है। एट लार्ज अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड पोटेंशियल लीवे फॉर स्टेट। तो इसमें बेसिकली ये चीज हो सकता है कि स्टेट अपनी जो ड्यूटी है उसको डेरिलेक्ट कर दे इन द नेम ऑफ कि सिटीजन्स ने अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करी। ठीक है, तो वो एक इशू रह सकता है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ सबऑर्डिनेशन है। तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसा कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ जाए जहाँ पे हम देखें कि जो रिजीम है वो वहाँ का उसने सबवर्ट कर दिया और राइट्स को और ड्यूटीज को प्रेफरेंस दे दे। ठीक है, सो वो जो इंडिविजुअल डिग्निटी है या इंडिविजुअल का सबऑर्डिनेशन हो जाएगा कलेक्टिव विल पे। ठीक है, तो वो एक इशू है। एंड लास्टली, वेग और सब्जेक्टिव नेचर है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज हैं और वो आपस में कोहेरेंस भी नहीं खाती। ठीक है, सो दीज आर द इश्यूज। सो वे फॉरवर्ड क्या है? टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी एंड मिनिमम बैलेंस अलोंगसाइड इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, स्टेट स्टेट एक्सेप्टिंग इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो सबसे पहले स्टेट को अपना ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्यूटीज लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, मीटिंग कोर राइट्स ऑफ ईच सिटीजन। तो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स सबको मिले। ठीक है। नेक्स्ट, डीपनिंग ऑफ ड्यूटीज हो, तो सबसे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो। तो सिर्फ डेमोक्रेसी, जैसा बी आर अम्बेडकर का एक कोट है कि डेमोक्रेसी इज द टॉप सॉइल ऑफ द कंट्री, तो ऐसा डेमोक्रेसी नहीं रहना चाहिए। डेमोक्रेसी पूरा जो कहते हैं ना कि एकदम फ्लैश बन जाना चाहिए पूरी बॉडी का, तो वैसा हो जाना चाहिए कि एकदम डीप रूट्स चले जाएं, सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक बन जाए। ठीक है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ड्यूटीज अब फॉलो हो सकती है। लास्टली, ये एक बहुत ही अच्छा है यूडीएचआर के लिए जो आर्टिकल्स है इसमें काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, तो ये कंक्लूजन वगैरह बना सकते हैं स्टैंडर्ड। तो लाइक दिस वाज क्रिएटिंग अ बेसिक चार्टर for people to cultivate constitutional morality and create responsible citizens. As per Article 29, Clause 1 of Universal Declaration of Human Rights, everyone has the duty to community in which alone the free and the full development of his personality is possible. Okay. So UDHR in fact खुद कहता है कि इंडिविजुअल की ड्यूटी है टुवर्ड्स कम्युनिटी, और अगर वो उस ड्यूटी को फुलफिल करेगा तभी उसका फ्री एंड फुल डेवलपमेंट होगा। सो ये एक स्टैंड कंक्लूजन हो सकता है इसके अंदर। सो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है? एनीथिंग टू बी एडेड? ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगेन सिमिलर था ये आर्टिकल, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ एक की पॉइंट्स अलग निकल के आएंगे तो इसलिए थोड़ा देख लेना, बाकी तो सिमिलर ये इसी आर्टिकल के। तो दिस इज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये चीज अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने ऐसा बोला था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ बनाने की जरूरत नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। ठीक है, ये सेम बात जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी बोली थी। ठीक है, जब उन्होंने इसको चीज को चेक किया था कि क्या जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगलाइज करने की, तो उन्होंने भी मना कर दिया था इस चीज को। तो याद रख लेना, जस्टिस वर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है और यही सेम चीज उन्होंने भी बोली थी। तो इसके अंदर बेसिकली यही प्ली मूव करा गया था, किसी ने पीआई मूव किया था कि हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज, जब तक हम फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि राइट फॉलो होंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो ये देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लीगैलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, अगेन वही चीज ऊपर पढ़ा था, दोनों कोरिलेटिव हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस थ्योरी के लिए एक पॉलिटिकल साइंस में नाम भी होता है फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट। हम श्योर और भी किसी ऑप्शन में पढ़ा होगा, बट मेंस के आंसर राइटिंग है तो वहां पे अगर इस टाइप के अच्छे कीवर्ड लिखोगे तो ऑब्वियसली एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। सो फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट मतलब उसमें यही है कि दोनों चीजें साथ में काम करती है। ठीक है, सो ये चीज है। नेक्स्ट, हिंदू जो स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर इंस्क्राइंड है, तो वो भगवत गीता वाला कोट है, योर ड्यूटी इज योर राइट। ठीक है, वो डाल सकते हो। नेक्स्ट, एनफोर्स क्रिटिकल ड्यूटीज। So therefore, there is a pressing need to enforce at least some of the FDs which uphold and protect sovereignty, unity and integrity and render national service when called upon. ठीक है, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो पहले नहीं देखे, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसी ड्यूटीज है जिनको एनफोर्स करा देना चाहिए हमें। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एक चीज या एक नया डायमेंशन या पैराडाइम निकल के आ रहा है,
तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो हम प्रिजर्व करें अपना एनवायरमेंट, कीपिंग इकोलॉजिकल बैलेंस अनअफेक्टेड, ठीक है। तो वो एक टास्क हो गया जिसके लिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगलाइज कर सकते हैं। देन अगेंस्ट क्या है इसके, ये क्यों नहीं करना चाहिए? तो पहला एम्बिग्विटी है। तो बहुत सारे वेग टर्म्स हैं जैसे आइडियल, इंस्टीट्यूशन, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, तो ये कहीं क्लियरली डिफाइन नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका ये भी क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट, मिसयूज हो सकता है। अंडर द गार्ब ऑफ होल्डिंग सिटीजन लायबल फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तो ये पॉइंट हमने ऊपर ही भी पढ़ा था। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है। तो अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनको रिजोल्व करना जरूरी है बिफोर हम ये चीज लीगलाइज कर दें, फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगलाइज कर दें, जैसे पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सबको इरेडिकेट करो, बेसिक नेसेसिटीज दो, फिर हम लोग सोच सकते हैं कि एफडीज को लीगलाइज करना चाहिए। एंड देन वर्मा कमेटी का देख लिया हम लोगों ने, इन्होंने एक्चुअली एग्जाम्पल के साथ ये लिख सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। आई थिंक रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है कि अब झंडे को रात को भी फहरा सकते हैं, तो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। तो स्टेट एक्सेप्टिंग इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही सेम पॉइंट्स है। मीटिंग मिनिमम कोर रिक्वायरमेंट या कोर राइट्स ऑफ ईच सिटीजन, अगेन सेम पॉइंट है। डीपनिंग द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, वही पीआर अम्बेडकर का कोड डाल के बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी इज द टॉप साइड, पहले उसको एनरूट करना है, ठीक है, डेप्थ के अंदर, फिर जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लगाएं। तो सेम यूडीएचआर का इन्होंने वही इन्वोक किया यहाँ पे। लास्ट में जॉन एफ कैनेडी का ये बहुत ही अच्छा ये स्टेटमेंट है, इसको और कहीं ऐसे राइटिंग में वगैरह में यूज कर सकते हो, यहाँ तो डायरेक्टली आई डोंट थिंक इतना कोई लीव मिलेगा इसको यूज करने का, बट एनीवेज देख लेते हैं। डू नॉट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ठीक है। थोड़ा वो पेट्रोटिज्म या इस टाइप का कुछ आता है तो वहां पे आप लिख सकते हो इस चीज को। So this was about legalization of fundamental duties. किसी को ऐड करना है इस आर्टिकल में? Alright, next पे चलते हैं। So then we have right to free speech, ठीक है। तो तो अभी एक डिबेट हो रहा था विच हाईलाइटेड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू फ्री स्पीच एंड स्टेट्स मैंडेट टू रेगुलेट इट थ्रू कोर्सिव मेजर्स, ठीक है। तो बार बार अलग अलग केसेस में इन्वोक होता रहा है, तो न्यूज में आता रहा है। सो देख लेते हैं फ्री स्पीच के बारे में। तो पहले ये देख लो डिमेंशन क्या है फ्री स्पीच के। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू रिपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है एंड राइट टू साइलेंस है। इसके अलावा बहुत और भी सारी चीजें हैं, बट जनरली अगर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो ये चीज रहेगा इसमें। तो फ्री स्पीच क्या है? इज अ लीगल राइट टू एक्सप्रेस और सीक योर आइडियाज, ओपिनियन फ्रीली विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप और लीगल एक्शन। यूडीएचआर में भी इसके लिए एक प्रोविजन है विच इज अंडर आर्टिकल 19। तो सेम ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 19 है और यूडीएचआर का भी आर्टिकल 19 है। तो ये बेसिकली ये बोलता है एवरीवन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज देयर ओपिनियन फ्रीली इन विच एवर वे दे वांट, ठीक है। तो पहला नीड क्या है ये देखते हैं। तो पहला अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा। अगर सिविल सोसाइटीज, मीडिया हाउसेस या इंडिविजुअल्स एट लार्ज, ठीक है, वो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर एक्सरसाइज करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो जब तक लोगों के पास ये राइट ही नहीं होगा फ्री स्पीच का, तब तक वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे शुड नो, यानी राइट टू इन्फॉर्म होना चाहिए जिससे उनका थिंकिंग डेवलप हो एंड उस थिंकिंग के ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ प्री रिक्विजिट राइट फॉर अदर राइट्स, ठीक है। बाकी राइट्स भी आप तभी एंजॉय कर सकते हो जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट, प्रमोट्स इक्वालिटी। तो अगर ये वाला राइट है तो लोग हैं या जो सिविल सोसाइटीज है वो कैंपेन कर सकते हैं अगेंस्ट एनी सोशल इविल विच इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, या कहीं ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और इससे इक्वालिटी प्रमोट होगा। देन नेसेसरी फॉर चेंज एंड इनोवेशन। जब तक फ्री स्पीच का यूज सिविल सोसाइटी, आर्टिस्ट वगैरह नहीं करेंगे और एक पब्लिक डिस्कोर्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक पब्लिक डिबेट नहीं बनाएंगे, तब तक हम देखते हैं कि चेंज भी नहीं आता है। जैसे अमर्त्य सेन ने अपना बुक है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, उसमें यही चीज बोला है, जब तक हेल्थ सेक्टर पे या हेल्थ पे एट लार्ज डिबेट नहीं होगा सिटीजन्स के अंदर, तब तक हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ये जो जितनी भी गवर्नमेंट आती है वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर ही
वोट मांगकर निकल जाते हैं, ठीक है, तब तक वो एक्शन भी नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। सो वही चीज है, तो कोई चेंज नहीं होगा, इनोवेशन नहीं आएगा। डेवलपमेंट के लिए अगेन नेसेसरी है, जो भी लोगों की डेवलपमेंटल डिमांड है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू वो गवर्नमेंट तक आर्टिकुलेट कर सकते हैं या एग्रीगेट करके फिर आर्टिकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली बिल्डिंग ब्लॉक, तो वही सेम चीज है, प्री रिक्विजिट है राइट्स के लिए, बाकी सारे राइट्स भी इसी राइट में से निकलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इन फेवर ऑफ नीड ऑफ स्पीच। हाउएवर अब आता है रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए चाहिए, ठीक है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय अमेंडमेंट, ठीक है, इन 1963, तो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप्स दैट वर इंस्टिगेटिंग सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक रीजन हो गया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट हो गया। तो अभी नुपुर शर्मा केस एक, आई थिंक इस चीज में आप लिख सकते हो, और कोई ऐसा जजमेंट तो नहीं आया, बट हाँ उसका इम्प्लीकेशन जो था पॉलिटिकल लेवल पे यही था, ठीक है। हमारे फॉरेन रिलेशन जो थे वो कई कंट्रीज के साथ डिस्टर्ब हुए थे, ठीक है। वहां पे फिर देखा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया था बीजेपी ने, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, कि अगर कोई सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करता है या डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, वहां पे उसको स्टॉप करने का पूरा राइट है। तो यहाँ पे वो जुबैर वाला केस लिख सकते हो, ठीक है, ऑल्दो पॉलिटिकल है वो भी, सुप्रीम कोर्ट का तो उस पर कुछ अलग ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, तो आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल 129 एंड 215 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। देन डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन डज नॉट गिव इंडिविजुअल और ग्रुप टू प्रोवोक और इंस्टिगेट समवन, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सो ये सब थे रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, तो आई थिंक वही अभी जो रिसेंट पिछले 1-1.5 महीने में जो केसेस हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे भी और केसेस देखेंगे जहाँ पे ये चीज इन्वोक हुई थी। तो पहला क्या है, आर्बिट्रेरीनेस रिमूव करो, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा हम डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट को दे रखा है, जिसके अंदर हमने देखे कई सारे फॉल्स केसेस हुए हैं, जैसे जुबैर वाला केस देख सकते हो, तो वो एक प्रिटेंशियस या एक बहुत ही फ्रिवलेस कह सकते हैं कि यूज था इन रेस्ट्रिक्शंस का। तो आर्बिट्रेरीनेस रिमूव करो। नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है उसको डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो उसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम या सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट डिफाइन कर सकता है, ताकि आर्बिट्रेरी जो स्टेट है वो इसको रिवोक या कर्टेल ना करे इस राइट को। नेक्स्ट एजुकेट करें, सो एजुकेशन कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्री स्पीच एंड प्रमोट्स इट्स यूजफुल यूज, ठीक है। सो सच दैट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंसी वगैरह आ पाए। Lastly, awareness. Public authorities, NGO, CSO, civil society organization can help in promoting awareness with respect to free speech. ठीक है, so अब इतना बात हो ही रहा है तो इश्यूज भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है इश्यूज इसके साथ। तो हेट स्पीच के लिए काफी पॉपुलरली अभी यूज होते हुए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिलीजियस मोबिलाइजेशन हो रहा है, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हो जाता है हेट स्पीच को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, यूज टू स्प्रेड रिबेलियस आइडियाज अगेंस्ट एंटी स्टेट एलिमेंट्स बाय एंटी स्टेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो खालिस्तान के एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे वो ये फ्री स्पीच का इस्तेमाल करके उसके गाप के अंदर सेसेशनिस्ट आइडियाज को प्रमोट कर रहा है। साइबर बुलिंग या ट्रॉलिंग जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। सर्कुलेशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल इधर विजुअल और टेक्स्ट, ठीक है। एंड लास्टली फेक न्यूज। तो ये सब इश्यूज हैं फ्री स्पीच के साथ। लास्टली राइट टू डिसेंट एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी सुप्रीम जुबैर वाले केस में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वाइब्रेंट और वाइब्रेंट और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि लोगों को बस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट था उसके ऊपर, ठीक है। तो देख लेना ये चीज को, यू कैन यूज इट इन सच आंसर्स। एक और चीज डाल सकते हैं, वो वीप MPMLA का, जब पार्टी कोई वीप इश्यू करती है तो मतलब वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकता ना, तो तब उसकी राइट टू स्पीच। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वो भी एक चीज है जो थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। बाकी वैसे आई थिंक वो डिफेक्शन वाले पार्ट में स्पेसिफिकली से डील करेंगे, बट हाँ यहाँ पे भी लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट, तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट इट। किसी को और कुछ ऐड करना है क्या?
हाँ, ऊपर हेट स्पीच हमने देखा ना, तो उससे रिलेटेड एक कमेटी था, आई थिंक 2016 या 17 में जब हेट स्पीच पीक पे था, तब कमेटी सेंटर ने प्रपोज करा था, तो उसका रिपोर्ट लास्ट ईयर आया है। तो टीके विश्वनाथन कमेटी थी वो, तो एक बार देख लेना मेंस के लिए, वो हेट स्पीच आ सकता है, मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं पूछेगा, बट यू कैन कोट दिस कमेटी। राइट, तो ये वाला कमेटी आई थिंक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई थिंक हेट स्पीच एज अ क्राइम भी नहीं डिफाइन है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन किसी भी लेजिस्लेशन में, राइट? राइट, मतलब लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट था, उसमें हेट स्पीच का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उस पे एक कोई केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसे एक्सक्लूसिवली डील करना चाहिए, एंड देन टीके विश्वनाथन कमेटी ने वो सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल राइट्स पे। उस पे जाने से पहले ये आई थिंक श्रेया सिंगल केस देख लेना, इसमें भी जजमेंट ये था, प्रोटेक्टेड एंड इनोसेंट स्पीच इज फंडामेंटल फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वही सेम पॉइंट जो रेज किया था मोहम्मद जुबैर वाले केस में। ठीक, नेक्स्ट डिजिटल राइट्स। तो अभी यूरोपियन कमीशन है ना, ग्लोबल फर्स्ट, मतलब इससे पहले जीडीपीआर भी इन्होंने ही पहला लॉन्च किया था, अब इन्होंने ये पूरा डिजिटल राइट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, तो दे आर द फर्स्ट। सो क्या है डिजिटल राइट्स, तो बता सकता है व्हाट आर डिजिटल राइट्स? ठीक है, सो ये बेसिकली अभी क्या था कि जिसे फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल सिविल मैटर्स में मिले हुए, वही सेम चीज एक्सटेंड होनी चाहिए टू द डिजिटल पैराडाइम ऑल्सो। ठीक है, यही बेसिक सा आइडिया था इसके पीछे। सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल इकोनॉमिक डिजिटल गवर्नमेंट ऑफ ईयू काउंसिल। ठीक है, so declaration aims to contribute to a value based digital transformation by addressing and strengthening digital participation and digital inclusion। ठीक है, सो जो प्रोटेक्ट करें हम लोग पीपल्स के राइट, सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड इंश्योर फ्री एंड सेफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऐसा हम लोग टेक्नोलॉजी बनाए जो कि इस चीज से कंप्लायंट हो, ये बेसिक आइडिया है। सो डिजिटल सिटीजनशिप या प्रिंसिपल्स की बात करें तो 6 ब्रॉड पिलर्स देख सकते हो इसमें। पहला, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो भी है दे शुड कीप पीपल एट द सेंटर। ठीक है, या ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, तो एक फ्री ऑनलाइन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए विच इज सेफ फ्रॉम इलीगल एंड हार्मफुल कंटेंट। ठीक है, एंड वेयर जब भी लोग उसको ज्वाइन करें तो दे शुड फील एम्पावर्ड थ्रू इट। ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि वो उनके दबाने के लिए उनको यूज हो रहा है। ठीक है, या उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहना चाहिए, सेफ सिक्योर होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी एज का पर्सन हो, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, सबको एम्पावर्ड और प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी है। सो इस चीज को ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट के साथ हमें कंप्लायंट रहना है, तो एक ग्रीन ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, दे शुड नो कि वो जो भी डिजिटल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी तरीके से एनवायरमेंट को नहीं हार्म करा है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, या किसी को जानबूझ के एक्सक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सो पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए और डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए। ठीक है, एंड सबको अपना एक कंट्रोल मिलना चाहिए अपने डेटा के ऊपर। लास्टली, सॉलिडारिटी एंड इंक्लूजन, तो टेक्नोलॉजी शुड यूनाइट नॉट डिवाइड पीपल एंड नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, सो थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, बट ये लार्जली 6 फ्रेमवर्क है या 6 पिलर है जिसके अंदर ये पूरा डिजिटल सिटीजनशिप एनविसाज किया यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, सो चैलेंजेस क्या है डिजिटल राइट्स को लेके? तो पहला, डिजिटल डिवाइड है। ठीक है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या एक्सेस नहीं है डिजिटल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, और अगर एक्सेस भी है तो फिर उन्हें नॉलेज नहीं है कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन वर्सन इकोनॉमिक एंड अदर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड से हम देख सकते हैं कि कुछ लोग तो एम्पावर्ड हो जाएंगे, बट जो नहीं इंक्लूड हो पाए दे वुड लैग बिहाइंड। ठीक है, और वो जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। डिजिटल रिप्रेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, एक्टिविज्म। ठीक है, तो साइबर ट्रोलिंग वगैरह होती है कई मूवमेंट्स की, तो वो एक चीज है कि वो रिप्रेस भी करता है। लैक ऑफ फोकस ऑन चाइल्ड राइट। ठीक है,
चिल्ड्रंस आर एक्सपोज टू सर्टेन थिंग्स जो एट दैट एज उनको नहीं मिलना चाहिए, तो वो भी एक इश्यू है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। हम देखते हैं कि ट्रोलिंग करते हैं लोग, ठीक है, जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन करते हैं लोगों के अगेंस्ट, तो वो एक इश्यू है। प्राइवेसी एंड लास्टली वल्नरेबल टू मिसयूज, ठीक है। तो ये ब्रॉडली चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल राइट्स, ठीक है। सो ब्रॉडली अगर हम बात करें कि नीड क्या है डिजिटल राइट्स की, तो पहला प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा, ठीक है, इसलिए डिजिटल राइट्स की जरूरत है। एनहांस करे ट्रस्ट अमंग इंडिविजुअल्स, सपोर्ट करे वर्कर्स इन एडजस्टिंग टू द नीड्स, ठीक है, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो मार्केट है या जो इकोनॉमी है वो भी डिजिटलाइज हो रही है, वहां पे जो वर्कर्स है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट R&D के अंदर हम लोग इस लाइन्स पे कर सके कि लोगों के जो जो प्राइवेसी है या जो उनकी डिग्निटी है वो रिस्टोर हो। सपोर्ट कर सकते हैं आइसोलेटेड, रिमोट, लो डेंसिटी, लो इनकम एंड आउटर मोस्ट रीजन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो वाला चीज है जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो बाहर रह जाते हैं ऐसी सब चीजों से, उनको भी हम लोग इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में साथ लें, तो उनके लिए भी राइट्स जरूरी है। प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर डेटा मैनेजमेंट एंड लास्टली टू प्रमोट डिजिटल डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि जरूरत क्यों। अब ये फॉरवर्ड देखते हैं, तो पहला ह्यूमन सेंटर्ड टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट, सर्विसेज, सब चीजें जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, कि दे शुड प्रमोट द वेलबींग, ठीक है, नॉट रिप्रेस देम। लास्टली नेक्स्ट, लिमिट द कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट ने पास किया था, पास नहीं किया, वो डिस्कशन में ही चल रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। वो वाला जो चीज है उसको भी ध्यान में रखना है कि पर्सनल डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। Upholding human rights, ethical values, and democratic participation by fighting discrimination, disinformation, and other malicious online activities. Next, promoting multi-stakeholder and wider international cooperation in digital context. Next, recognize the importance of green and digital technologies. And then, establish data protection agency, जो कि पूरा का पूरा oversight रख सके इन सब चीजों पे। तो ये थे क्या ब्रॉडली इश्यूज हैं। अभी तक जो इनिशिएटिव्स लिए हैं तो उसमें आप देख लो कि इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स था, ब्राजील ने ये इनिशिएटिव लिया था। क्राइस्टचर्च कॉल, ठीक है, सो क्राइस्टचर्च पता ही था, एक फेमस टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर। क्राइस्टचर्च कॉल यही था कि हम जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है उसको खत्म करें, ठीक है। इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, GDPR है यूरोपियन यूनियन का, सिविल सोसाइटीज का भी कुछ कुछ है, जैसे मनीला का है, मनीला प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, ठीक है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेट, ठीक है। सो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज अबाउट डिजिटल राइट्स। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, सो नेक्स्ट इज फोन टैपिंग। तो अभी रिसेंटली व्हाई वाज दिस इन न्यूज, तो एक IPS ऑफिसर वाज फाउंड कि वो इलीगली पॉलिटिकल लीडर्स का फोन टैप कर रहे थे। तो एथिकल केस स्टडी भी हो सकता है, ठीक है, कि वो कैसे अपने ड्यूटी का या जो अपने पद का गलत फायदा या गलत इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो इन दैट सेंस इट वाज इन न्यूज। बट अभी GS2 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते थे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो टेलीफोन्स विद अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस फाइन मेंशन अंडर एंट्री 31 ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट के अंदर आता है ये टेलीफोन का सब्जेक्ट। देन राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये चीज बात करता है कि टेलीफोन टैपिंग वुड दस infract Article 21 of Constitution of India unless it is permitted या unless it is permitted by procedure established by law, ठीक है। यानी अगर आप लॉ के थ्रू जाके ये फोन टैपिंग कर रहे हो तो वो लीगल है, अदरवाइज अगर इलीगली कर रहे हो तो वो फिर अगेंस्ट है राइट टू प्राइवेसी के, ठीक है। आगे प्रोविजंस भी देखेंगे क्या होता है अगर इलीगली आप कर रहे हो। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 जो है उसके अंडर आता है कि अगर आप किसी का फोन टैप कर रहे हो तो यू आर बेसिकली इन्फ्रिंजिंग हिज freedom to speech and expression, ठीक है। So this was it about legal provisions regarding phone tapping. अब phone tapping basically होता क्या है, तो it refers to monitoring of internet based भी हो सकता है या जनरली जो फोन होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू कोई थर्ड पार्टी अगर सीक्रेटली कैच कर रहा है या फिर
लिसन कर रहा मैसेजेस को, तो वी कैन से इट्स फोन टैपिंग. सो दिस कैन बी डन थ्रू वायर टैपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ द फोन. ठीक है, सो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इतना डेप्थ में उसमें जाने की जरूरत नहीं है. वो कोई काम का नहीं है कि फोन टैपिंग टेक्नोलॉजिकली कैसे हो रहा है, वो ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे. लीगल प्रोविजन की बात करें तो इट इज रेगुलेटेड अंडर इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885. ठीक है, तो ये लीगल प्रोविजन हो गया. सो ये इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के अंदर किस किस को पावर है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है कि वो फोन टैप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्टेट से जो पुलिस है वो कर सकते हैं, और सेंटर से 10 एजेंसीज है विच हैव बीन ऑथराइज्ड टू डू सो. तो वो एजेंसीज याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कौन है, बस ऊपर ऊपर से देख लो. जो भी आप इंटेलिजेंस एजेंसी समझते हो वो सब है यहाँ पे. IB, CBI, ED, NCB, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं फोन टैपिंग, तो पहले अगर सेंटर की बात करें तो नेसेसरी ग्राउंड्स हैं जैसे कि पब्लिक सेफ्टी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, ये सब का हवाला देके आप कर सकते हो. ठीक है, फोन मतलब ये कह के एक चीज है हार्म हो रही है, इन्फ्रिंज हो रही है, आप एक ग्राउंड बना सकते हो. लेकिन ये इतना वाइड ग्राउंड है, इतना ज्यादा एम्बेगुअस है कि स्टेट को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी या आर्बिट्ररी पावर्स मिल जाती हैं. ठीक है, सो ये एक इशू है, आगे देखते हैं कैसे रहता है. इसमें एक्सेप्शन दिया गया है प्रेस को, कि प्रेस मैसेजेस इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट एक्रेडिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंटरसेप्टेड. हाउएवर यहाँ पे भी एक क्लॉज दिया गया है जिसके थ्रू प्रेस भी इसके अंडर आ जाती है, अनलेस देयर ट्रांसमिशन हैव बीन प्रोहिबिटेड अंडर दिस सबसेक्शन. ठीक है, तो सबको ही ले लिया, मतलब ग्राउंड्स दिए हैं कि कैसे कर सकते हो, लेकिन वो ग्राउंड्स इतने ज्यादा डिस्क्रिशनरी हैं या इतने ज्यादा वाइड है कि फिर वो सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं. नेक्स्ट, पावर टू इशू ऑर्डर फॉर फोन टैपिंग. तो ये कौन करेगा, तो ये टेलीग्राफ एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर सेंटर है उसके लेवल पे सेक्रेटरी किसका, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का. ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग उनके जो स्टेट के काउंटर पार्ट है. ठीक है, तो वो जो होम डिपार्टमेंट है उसका जो सेक्रेटरी होगा वो ये डायरेक्शन इशू कर सकता है, जिसके बेस के ऊपर फोन टैपिंग शुरू हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट, तो अब इतनी ज्यादा पावर दी गई है तो इसके मिसयूज के अगेंस्ट चेक करने के लिए भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं. ठीक है, सो पहला तो ये है कि लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट ये भी अगेन एम्बिगुअस प्रोविजन है, तो वो फिर बहुत प्रॉम्प्टली यूज कर लेते हैं. मतलब लास्ट रिजॉर्ट नहीं, पहला रिजॉर्ट होता है इनफैक्ट फोन टैपिंग. ठीक है, नेक्स्ट, टाइम लिमिट. तो इसके अंदर ये बोला गया है कि इंटरसेप्शन जो है वो 60 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे. ठीक है, बट दे कैन बी रिन्यूड. ठीक है, मतलब एक बार अगर आपने ये ऑर्डर पास करवाया तो 60 दिन से ज्यादा नहीं लागू होगा, लेकिन 60 दिन के बाद भी आप उसको रिन्यू कराकर 180 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट, एक रिव्यू कमेटी रहेगी जो बार बार रिव्यू करती रहेगी इस चीज को कि क्या फोन टैपिंग करनी चाहिए या जो रिकॉर्ड्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. तो दिस कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी विद लॉ एंड टेलीकॉम सेक्रेटरीज. सिमिलरली स्टेट के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी विद लॉ है एंड होम सेक्रेटरी इज मेंबर. ठीक है, सो ये देख लेना कि एक रिव्यू कमेटी रहेगी. द रिव्यू कमेटी में सेट असाइड द ऑर्डर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ सच कॉपीज ऑफ द इंटरसेप्टेड मैसेज. ठीक है, तो एक रिव्यू कमेटी का भी प्रोविजन दिया गया है. नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड. तो जो भी मैसेज है जिसको टैप किया गया है उसको 6 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करना रहेगा. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके ऊपर भी ये चीज लागू होती है कि दे शुड डिस्ट्रॉय दोज रिकॉर्ड. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया गया इस चीज के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी. तो पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं. लाइक रिटर्न डायरेक्शन देना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे इमरजेंसी में हमने देखा ना कि कैबिनेट को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, वैसे ही इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल या वोडाफोन वगैरह, इनको एक रिटर्न रिकमेंडेशन जाएगा या एक रिटर्न लेटर जाएगा, और वो देगा कौन, तो वो लेटर जो है वो देगा एसपी रैंक का कोई ऑफिसर या एडिशनल एसपी या इक्विवेलेंट या उनसे ऊपर. ठीक है, उनसे नीचे का कोई ऑफिसर इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता है. नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन आर टू स्पेसिफाई द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर टू whom द इंटरसेप्टेड कॉल इज टू बी डिस्क्लोज. ठीक है, कि किसको डिस्क्लोज किया जा रहा है वो सब नाम और उसका जो डेजिग्नेशन है वो दिया जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर के पास ये चीज आती है दे शुड गिव एन एक्नॉलेजमेंट
विदिन 2 आवर्स, ठीक है, कि एसपी की तरफ से मेरे को लेटर आया है कि ये इस फलाने नंबर का फोन टैप करो, तो आई हैव टू गिव रिटर्न लेटर या एक्नॉलेज करना उस चीज को, और 2 घंटे के अंदर कोई लेटर सेंड करना है कि हाँ ये मेरे को मिल गया है एंड आई विल बी टैपिंग दिस, ठीक है, फोन नंबर फॉर दिस एंड दिस पीरियड. So next, they are forwarded every 15 years a list of interception authorization received to the nodal officer of security. ठीक है, जो भी नोडल ऑफिसर होगा उसको भी आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि हमें इस आदमी से इस नंबर को ट्रैक करने के लिए ऑर्डर्स आए हैं. ठीक है, तो वो एक नोडल एजेंसी के पास जाएंगे, तो उसे उस नोडल एजेंसी को पता रहेगा कि कितने लीगली जो है वो ऑर्डर्स दिए गए थे टू टैप सच फोन नंबर्स. नेक्स्ट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर कंफर्मेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी. Next, they shall put in place adequate and effective internal checks to ensure that unauthorized interception messages do not take place and extreme secrecy is maintained. ठीक है, तो उनका खुद का भी इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस रहेगा. अगर किसी पॉइंट पे ऐसा मिल जाता है कि कोई अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर की ओर से या फिर बैक एंड में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो ऐसा कर रहा है, तो दे मे बी फाइन. ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर मे इवन लूज देयर लाइसेंस. ठीक है, सो ये थे प्रोसीजर जो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं पूरे इस प्रोसेस के अंदर. नेक्स्ट, रिसोर्सेज क्या है इलीगल फोन टैपिंग के अगेंस्ट. तो पहला तो ये वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का. ठीक है, सो दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहां जा सकते हैं, या फिर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं. ठीक है, और दे कैन ऑल्सो अप्रोच कोर्ट. ठीक है, अंडर दिस लॉ ऑफ इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट, जिसके अंदर 3 साल की इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर. ठीक, तो ये सब कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है जो मेंटेन करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल बहुत ज्यादा इरेलीवेंट है बिकॉज स्टेट के पास यहाँ पे एक बहुत एसिमेट्रिकल पावर है. यूजर्स को पता भी नहीं लगता है कि कब उनका फोन टैप हो रहा है. तो ये कुछ इश्यूज हैं. अब देख लेते हैं कुछ केसेस इसके रिगार्डिंग. तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में ये एक केस था जहां पे ये बोला गया था टेलीफोन टैपिंग इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड क्रिएट सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस इन द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट सर्वेलेंस पावर. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जो कि फोन टैपिंग को डायरेक्टली ये बताता है कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है. ठीक है, बाकी ये दोनों केसेस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इरेलीवेंट लगे मेरे को. तो नेक्स्ट, हाँ ये वाला देख लो, KLD नागश्री वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 held that occurrence of any public emergency, existence of public safety is sine qua non. ठीक है, तो फोन टैपिंग करनी है तो उसके लिए पहले ये चीज इंश्योर होनी चाहिए कि हाँ पब्लिक इंटरेस्ट जो है हार्म हो रहा है, तभी आप फोन टैपिंग करो. ठीक है, तो ये दो ही केसेस इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अभी रिसेंट कुछ केसेस हुए थे जैसे पेगासस स्नूपिंग एलिगेशन था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी 3 मेंबर्ड जो कि बेसिकली इस चीज में लुक इन करेगी. अभी तक इनका कोई जजमेंट आया नहीं है इस चीज के ऊपर, कमेटी की कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सेडिशन. ठीक है, तो अभी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट ऑर्डर के अंदर आफ्टर ये पब्लिश हुई है मेन 360 उसके बाद में शायद उसे अबेयंस में रख दिया. ठीक है, तो मतलब अब लागू नहीं होगा. आई डोंट नो कि कितना इम्पोर्टेंट होगा, बट एनीवेज पता होना चाहिए क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर इसके अंदर जो केसेस है उसमें एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है. पहले इतने केसेस नहीं होते थे इसके अंदर रजिस्टर्ड, बट पिछले 5 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है इसके अंदर जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें. सो IPC डिफाइन करता है 124 को एज एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन बाय वर्ड्स और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. ठीक है, सो अगर किसी पर्सन के ऐसे कोई एक्शन है या वर्ड्स है जो कि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन ला रहे हैं, ठीक है, सो वहां पे ये चीज लागू कर सकते हैं. सो it could be either by words, spoken, written, signs, visible representation on other. कई बार किसी ने कार्टून शेयर करा होगा उसके ऊपर भी IPC की धारा लगा देते हैं.
तो इसलिए एक बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर मिल रहा था। एंड एक कोट भी आई थिंक शायद मार्क ट्वेन का है कि डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट डजंट मीन डिसअफेक्शन टू द नेशन। ठीक है, ऐसा ही कुछ कोट है। तो उस चीज से इस चीज को सेपरेट करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आपका डिसअफेक्शन है तो इट डजंट मीन कि आप देश के खिलाफ हो, क्योंकि इसको सेडिशन बोला जाए तो इसको देशद्रोही बोलते हैं। तो एक इस तरह का मिसनोमर है। दिस इज नॉट देशद्रोह, दिस इज गवर्नमेंट का द्रोह है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप वो चीज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको नहीं अकाउंट करना चाहिए। आगे चलते हैं तो कुछ डेटा देख लो। एनसीआरबी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ केसेस रोज बाय 160, परसेंटेज वाइज देखोगे तो 93%, यानी नियरली 100% 2016 से लेके 2019 के बीच में। लेकिन कन्विक्शन रेट, ठीक है, तो केसेस तो हो जाते हैं लेकिन कन्विक्शन की बात आती है तो इट स्टेज वेरी लो। ठीक है, तो 3.3 है कन्विक्शन रेट। तो इसका पता लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है, बस इसको फंसाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी भी मोहम्मद जुबैर वाले केस में ये चीज बोला था, प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पेनल्टी। ठीक है, तो वैसा ही कह सकते हो कि प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पेनल्टी यहाँ पे। नेक्स्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेडिशन केसेस यूपी और बिहार के अंदर रिकॉर्डेड किए गए। अलावा इसके सेडिशन का अगर हम वैसे बात करें तो लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट्स अ कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, which entails up to life imprisonment as a maximum punishment. ठीक है, with and without fine। तो कोई इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस? एनीवन? क्या होते हैं ये तीन वर्ड्स? ठीक है, तो ये तीन मैजिक, हाँ बोलिए। हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वो ऑफेंस जो इतने सीरियस हैं, मतलब सीरियस नहीं, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है कि इतना हीनस या सीरियस क्राइम है कि कोई मीडिएट नहीं किया जा सकता, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कि जो कंप्लेंट कर रहा है वो टेक बैक कर सके अपना कंप्लेंट, इस तरह। तो वो नॉन कंपाउंडेबल है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो जिसमें बेल नहीं लिया जा सकता है। करेक्ट, तो ये तीन मैजिकल वर्ड्स हैं लॉ के। ठीक है, तो पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन इसके अंदर इस इम्प्रिजनमेंट या कन्विक्शन हो जाता है तो ही इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, ही कैन नॉट लीव विदाउट देयर पासपोर्ट। ठीक है, उनका पासपोर्ट सरकार के पास ही रहेगा। ठीक है, वो और जब भी उनको पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए बुलाया जाएगा उनको आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में ये बोला था, देयर इज अ नीड टू रीथिंक और रिपील सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ठीक है, एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज को एक तरीके से मटेरियलाइज किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंड देख लेते हैं और कुछ केसेस में। तो ये केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये चीज बोला था, सिटीजन हैज द राइट टू से और राइट व्हाटएवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट और इट मेजर्स बाय द वे ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कमेंट as long as it does not incite people to violence। ठीक है, ये चीज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोली थी कि ये कोई क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट होना चाहिए कि बोलने से या किसी के एक्शन से वाकई कोई वायलेंस हुआ है, तब जाके आपको एक्शन लेना चाहिए, इसको आर्बिट्रली यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? तो यूनिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करता है। ठीक है, कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल, सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट। ठीक है, सो जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो हम कह सकते हैं इट वाज अ वेरी नेसेंट नेशन। ठीक है, और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में था, वहां पे तो इसकी इंपॉर्टेंस थी, बट अभी करंट पर्सपेक्टिव में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, दैट इज डिबेटेबल। नेक्स्ट, स्टेबल पॉलिटी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगे और ओवरथ्रो करने लगे, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये सेडिशन लॉ एक तरीके से वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा। पावर ऑफ कंटेम्प्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ कंटेम्प्ट है अंडर आर्टिकल 129, वैसा ही सेम स्टेट के पास भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से एक एनालॉजी बनती है कि हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो फिर स्टेट के पास भी होना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक ऑर्डर है।
टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, उसको हम लोग डिटर कर सके। नेक्स्ट इश्यूज एसोसिएटेड क्या है, पहला वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको कर्टेल करता है। और नेक्स्ट अगर बात करें एम्बिग्विटी है, ठीक है, ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट या अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, इसको बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है, तो ओपन टू वेरिएबल इंटरप्रिटेशन एंड जिसका फायदा उठा के गवर्नमेंट हैरास कर सकती है सिटीजन्स को। नेक्स्ट लो कन्विक्शन रेट हमने देखा। नेक्स्ट मिसयूज का एग्जांपल देख लो, एनडीटीवी जर्नलिस्ट है विनोद दुआ को, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था तो उनके अगेंस्ट एक्शन चला दिया था इसके अंदर, इस लॉ के अंदर, ठीक है, तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट वायलेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, सो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, ठीक है, ऐसे सेम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के लिए भी है, तो यहाँ पे हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इन्वोक करें, ठीक है, तो ये देख लेना। ऑलराइट, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो सेडिशन लॉ जो है मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो नहीं है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, गाना एक्सेट्रा have held sedition laws undemocratic, undesirable and unnecessary और रिमूव कर दिए। तो अगर किसी कंट्री में है भी तो वो एलियंस के लिए है, ठीक है, अपने सिटीजन्स के लिए तो किसी ने नहीं रख रखा। सो दैट वाज इट अबाउट दिस। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहला हम लोग या तो ये चीज कर सकते हैं कि वी शुड क्लियरली डिफाइन व्हाट डिसअफेक्शन या ब्रिंग इनटू हेट्रेड, इनका मतलब क्या होता है, ताकि हम अथॉरिटीज का ये जो मिसयूज है इस एक्ट का ये प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड दे सके कि एटलीस्ट इनको बेलेबल बना दें या नॉन कॉग्निजेबल बना दें, ठीक है, ताकि वो बेल या फिर वारंट की जरूरत पड़े, ताकि एक जुडिशियल चेक आ जाए यहाँ पे, ठीक है, एंड इसका स्पारिंगली यूज होना चाहिए। मतलब ये चीज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि इसको बहुत रेयर ओकेजन पे यूज करना चाहिए, इसको एज अ पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए। एंड लास्टली स्क्रूटिनाइजिंग कंप्लेन, ठीक है, सो क्रिटिसिज्म और डाइसेंट जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है रोबस्ट और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का, तो ये वाला लाइन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की, मतलब वो पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि कंक्लूजन टाइप का ही बन सकता है इस टाइप के आंसर्स में। तो इतना ही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि UCC को इम्प्लीमेंट करें अपने स्टेट में। करंटली इंडिया में केवल एक ही स्टेट है जहाँ पे UCC चलता है, दैट इज गोवा, ठीक है। सो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से तो ये UCC का आइडिया जो है हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट से देखते हैं, एंड स्पेशली द फ्रेंच कोड, ठीक है। अभी फ्रेंच में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है उस कॉन्सेप्ट को लेसीट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत ही रेडिकल बोल सकते हैं इसको, कि वहां पे आपको पब्लिक के अंदर कोई भी रिलीजियस सिंबल वगैरह लेकर चलना, वो सब चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। सो UCC है क्या? UCC calls for formulation of laws to be made applicable to all religious community in matters such as marriage, divorce, etc. ठीक है। सो ये UCC होता है बेसिकली कि अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं, रिलीजियस पर्सनल मैटर, वो सब एक जैसे हो जाए। Replace the system of fragmented personal law which governs interpersonal relation and matters within different religion. Okay. Article 44 BPSP के अंदर बात करता है कि state shall endeavor to secure all citizens UCC, ठीक है, throughout the country. तो ये तो हो गया करंट पर्सपेक्टिव क्या है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अगर हम इसका ट्रेस करें UCC को, तो वी कम अक्रॉस दिस एक्ट कॉल्ड या द रिपोर्ट कॉल्ड लेक्स लोकी रिपोर्ट, ठीक है, 1840 के अंदर। तो इसमें एम्फसाइज किया गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है इंडियन लॉ के अंदर। लेकिन लेक्स लोकी रिपोर्ट में भी ये चीज बोला गया था कि जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू और मुस्लिम के, उनको उस कोडिफिकेशन से बाहर रख दो, बाकी सारे जो सिविल लॉज जो हैं उनको कोडिफाई कर दो, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है कि जितने भी सिविल इश्यूज हैं वो सब तो कोडिफाइड हैं, लेकिन जो पर्सनल मैटर हैं और रिलीजियस पर्सनल मैटर है वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। हिंदू का लेकिन कोडिफाई हो गया, बाकी सबके अभी भी चल रहे हैं। नेक्स्ट, BNN Rao कमेटी टू कोडिफाई रिकमेंडेड कोडिफाइड हिंदू लॉ विच गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। देन इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954, which provides for civil marriage to any citizen irrespective of religion.
thus permitting any Indian to have marriage outside the realm of specific religious law. ठीक है, so जैसे हिंदू मैरिज लॉ है, मुस्लिम मैरिज लॉ अपना अपना अलग है, लेकिन जब इंटर रिलीजियस किसी को शादी करनी होती है तो वो उसके लिए प्रोविजन दिया गया स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो यूसीसी को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है. सो दीज वर ऑल थिंग्स. देन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है. शाहबानो केस था इम्पोर्टेंट, ठीक है, 1985 का, वेयर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डायरेक्ट किया था पार्लियामेंट को दैट दे शुड आउटलाइन द कॉन्टिवर्स ऑफ कॉमन सिविल कोड, ठीक है. लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उल्टा रिस्पॉन्ड किया था, तब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक लॉ ला के इस चीज को ओवरटर्न कर दिया था, ठीक है, तो वो जस्ट इसका अपोजिट ले गए थे. नेक्स्ट सरला मुद्गल केस देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है. reiterated the need for parliament to frame a UCC. Then again शायरा बानो केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एंड डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है यूसीसी के पर्सपेक्टिव से. नाउ लेट्स लुक एट आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी. तो पहला है सिंप्लीफाई करता है हमारा लीगल सिस्टम को. अभी बहुत सारे फ्रेगमेंटेड लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन के, तो उनको कोडिफाई कर देंगे तो पूरा जो ये जो लीगल सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू यूसीसी ये रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है. हाउएवर इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है? इंडियन लॉज डू फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन सिविल मैटर्स, ठीक है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिविल प्रोसीजर है, सेल ऑफ गुड्स है, तो ये सब सिविल मैटर्स है, इनके अंदर हमारे पास ऑलरेडी यूसीसी है. एंड देयर इज डाइवर्सिटी इवन अंडर दीज सेक्युलर सिविल लॉज, ठीक है. तो ये अगेंस्ट में जाता है, यूसीसी की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमारे पास है सिविल लॉज तो उसके अंदर, बट वो उसके अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट. तो अगर हम इसकी बात करें तो पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू मेक दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एनफोर्सेबल, ठीक है. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ये चीज कर सकता है, लेकिन पर्सनल लॉ अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है. सो if the framers of the constitution had intended to have a UCC, they would have given exclusive jurisdiction to parliament, ठीक है. तो कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में था कि स्टेट स्पेसिफिक जो डाइवर्सिटीज है वो ज्यादा बेटर कैटर हो पाएंगी, इसलिए कॉन्करेंट में रखा. तो इसको पार्लियामेंट को लॉ बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं. नेक्स्ट यूसीसी एंड फंडामेंटल राइट्स. तो जेंडर जस्टिस हो गया. मोस्टली रिलीजियस आर बाइस्ड, ठीक है, इन फेवर ऑफ मेन, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उन सब में एक बायसनेस देखने को मिलता है. तो इसलिए यूसीसी अगर हम लाते हैं तो ये अच्छा ही होगा. अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में बोला था कि रिलीजन इज मैटर ऑफ इंडिविजुअल फेथ एंड कैन नॉट बी मिक्स विद सेक्युलर एक्टिविटी, ठीक है. सो सेक्युलर एक्टिविटीज कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टेट बाय लॉ. नेक्स्ट स्टेट सेक्युलर स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन पर्सनल लॉ. तो जो इंडिया का या जो वेस्टर्न मॉडल है सेक्युलरिज्म का, वो यही चीज है कि स्टेट और रिलीजन को एक प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच या एक दूसरे से सेपरेशन रखना चाहिए. इंडिया के अंदर हम प्रिंसिपल डिस्टेंट अप्रोच लेकर चलते हैं कि दूरी पे रहते हैं, लेकिन हाँ अगर कहीं पे रिफॉर्म के लिए इंटरफेयर करना तो हम कर सकते हैं, ठीक है. तो वो अगर हम लोग यूसीसी बनाते हैं तो वी आर इन्फ्रिंजिंग अपॉन सर्टेन राइट्स लाइक आर्टिकल 25, 26 एंड 29. देन यूसीसी एंड कंट्रीज डाइवर्सिटी. तो इंटीग्रेशन होमोजेनाइजेशन प्रमोट करेगा, स्पिरिट ऑफ वननेस प्रमोट करेगा. However, it goes against the idea जो जिसके ऊपर इंडिया बिल्ड अप किया गया है, which is unity in diversity. तो उस चीज के आइडिया के अगेंस्ट जाएगा. एंड फर्दर अभी कंसेंसस ही नहीं है लोगों के अंदर. पहला कंसेंसस डेवलप करें कि हाँ इस चीज को इरेडिकेट करने की जरूरत है, फिर लाना चाहिए यूसीसी. नेक्स्ट वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं. तो पहले एजुकेट करो सिटीजन को, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स आप कर सकते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हो यूसीसी का. इरेडिकेट कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन थ्रू अदर टाइप्स ऑफ लॉज, ठीक है, जैसे अभी हमने ट्रिपल तलाक को बैन किया, वैसे और एक्ट्स को भी बैन कर सकते हैं जो कि सोशल लेवल है, ठीक है. एंड धीरे धीरे एक 30 मील अप्रोच अपनाते हैं रादर देन गोइंग आफ्टर इट एट वन गो. हम धीरे धीरे ला सकते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर भी उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस आए, ठीक है. एकदम से चेंज ले आओगे तो मे बी सोसाइटी वोंट एक्सेप्ट, तो वो एक चीज हो सकता है. नेक्स्ट ओपनिंग पर्सनल लॉ फॉर पब्लिक डिबेट, ठीक है, हम लोग डिबेट कर ले, पब्लिक डिस्कोर्स क्रिएट करें इसके ऊपर, एंड लोगों में अवेयरनेस आएगा एंड देन दे विल रिकॉग्नाइज कि हाँ शायद यूसेज की जरूरत है. वी कैन कोडिफाइड पर्सनल लॉ, ठीक है, ताकि जो आर्बिट्रेशन है उसके अंदर वो जो आर्बिट्रीनेस है इन सब चीजों को लेके वो खत्म हो जाए. तो एज सच यूसीसी बिना लाए भी काम हो सकता है, जस्ट आप पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर, ठीक है.
इसके आगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो ये अभी केरला कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये वाला जो चीज है इस चीज को हिजाब वाले केस में इनकॉर्पोरेट किया था कि क्या हिजाब पहनना इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, मैंने उस चीज को मना कर दिया था उन लोगों। तो दैट वाज इट। ये वाला जो डॉक्ट्रिन है ये शिरूर मठ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन्वोक किया था। ये देखना है कि कौन सी प्रैक्टिसेस एसेंशियल है या इंटीग्रल है टुवर्ड्स रिलीजन, ठीक है। सो ये चीज शिरूर मठ केस के अंदर ये डॉक्ट्रिन आया था। बाकी क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट यही था कि स्टेट का इंटरफेरेंस हो रहा है रिलीजन के अंदर, और जो वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है उसमें और इसमें फिर एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सो दिस वाज अबाउट यूसीसी। किसी को इसमें कुछ ऐड करना है क्या? एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लॉ कमीशन ने बोला है नाइदर डिजायरेबल नॉर पॉसिबल, ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट है, 3 वर्ड्स है उसमें। करेक्ट, तो वो भी देख लेना, लॉ कमीशन का है ये चीज। एनीथिंग एल्स टू बी एडेड? ये लेक्स लो की एक्ट वो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है ना, राइट टू इनहेरिटेंस वाला। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसी के ही पर्सपेक्टिव में आया था ये रिपोर्ट। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज सेशन। तो नेक्स्ट हम 1.5 से शुरू करेंगे कल के लिए।